गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो मैं ठाकुर जी का धन्यवाद देता हूँ 2011 वाले एग्जाम से और आज 2026 हो गई। हर बार ठाकुर जी ने इतनी मेहर करी है कि इस बार भी सेकंड ग्रेड साइंस में केमिस्ट्री के 40 के 40 क्वेश्चन नोट्स में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। और आप जैसे स्टूडेंट का इसलिए धन्यवाद करता हूँ कि जैसे जैसे पढ़ाया वैसे वैसे मेहनत करी। तो आई होप जैसे मैं प्रफुल्लित हूँ आप सभी खुश होंगे। हालांकि बीते दिन से आपके जितने भी फोन कॉल हैं या जितने भी आपके मैसेजेस हैं उनके थ्रू फीडबैक मुझे मिल गया है। आप प्रसन्न हैं, आपका पेपर बहुत अच्छा गया है। उम्मीद करते हैं कि ठाकुर जी इस बार लाज रखेंगे। हम मोस्ट ऑथेंटिक आंसर की विथ डिटेल सॉल्यूशन, तो हम इस पर बात करेंगे। तो शुरू करें। ठीक, 14 जुलाई को जो आरपीसी सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन पेपर हुआ है उसमें केमिस्ट्री की टोटल 40 क्वेश्चन आए हैं। तो हम एक एक करके पहले उस पर बात करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ट्रिस एथेन 1,2 डाइअमीन कोबाल्ट थर्ड। तो हम छोटे छोटे से कंसेप्ट की बात करते हैं। ट्रिस का मतलब होता है बेटा तीन। कब बोलते हैं? जब दिए गए लिगेंड के खुद के नाम में डाई ट्राई लगा हो। तो क्योंकि यहां पर डाई लगा हुआ है इसीलिए मैं इसके लिए क्या यूज करता हूं, बिस ट्रिस टेट्राकिस। तो यहां पर ट्रिस का मतलब तीन। एथेन 1,2 डाइअमीन ये शॉर्ट फॉर्म में ईएन लिखते हैं इसको अपन, एथेन 1,2 डाइअमीन। और कोबाल्ट थर्ड सल्फेट का सूत्र है। तो देखो ये कैसा होता है बेटा, न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये कोबाल्ट और इसके साथ अपन ने तीन जोड़ दिए हैं एथेन 1,2 डाइअमीन। ये उदासीन है, न्यूट्रल है। और कोबाल्ट पे कह रहा है थर्ड यानी +3 इस पे चार्ज है। मेटल पॉजिटिव चार्ज होती है ना बेटा। और इधर सल्फेट, सल्फेट मुझे पता है -2 है। नाइन्थ क्लास में हम सीखते हैं कि आयन से कंपाउंड कैसे बने। तो यहां पर जब इसका आप कंपाउंड बनाएंगे तो ये जो चार्ज होता है ना बेटा, एक क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तीन इस पे और ये दो इस पे। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, CO EN का होल थ्राइस, ये दो तो आके इस पे लग जाएगा और ये सल्फेट पे आ जाएगा तीन। ये हुआ ट्रिस एथेन 1,2 डाइअमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। तो यहां पर क्या मैं कहूं, सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे चलिए, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए आप। द कोऑर्डिनेशन एंटिटी which has D2sp3 hybridization and diamagnetic in nature। दो चीजें आपसे पूछी हैं, एक तो D2sp3 तो संकरण हो और एक प्रतिचुंबकीय प्रकृति हो। हर बार मैं दोहराता हूं कि एनसीईआरटी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक पैरा है, वहां एक्सेप्शंस दे रखे हैं और प्रश्न वहीं से बनेगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल प्रश्न पूछे जा चुके थे और देखो इस बार ठाकुर जी ने वहीं से वहीं क्वेश्चन उठा के आपके पेपर में डाल दिया। आई होप आप सब प्रसन्न होंगे क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमने क्लास में चर्चा की हुए हैं। तो देखो D2sp3 का मतलब है अंदर वाले d ऑर्बिटल काम में आएंगे। कब काम में आएंगे? जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड काम में आते हैं। तो ये तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है साइनाइड, लेकिन Cl कैसा है, वीक लिगेंड, तो उसको तो मैथ से बाहर कर दो। Cl तो हो नहीं सकता, D2sp3 नहीं बनाएगा। ये दो चीजें पूछ रहा है, D2sp3 भी बनाया, डायमैग्नेटिक भी बनाया। अब इस पर आ जाओ, आयरन हेक्सासाइनोन, तो ये यहां पर D2sp3 तो बनाएगा। आयरन का होता है बेटा 26, तो 3d6 4s2। अब यहां देखो एक साइनाइड पे -1 तो -6 तो ये हो गए 6 साइनाइड है ना, और टोटल बाहर -3 आ रहा है, तो आयरन कितने में होगा, +3 में। तो आयरन +3 का मतलब मैं दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकालू, एक यहाँ पे 3d5 4s0। अब मैं अगर इसको पेयरिंग करता हूं क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये पेयरिंग करेगा, तो 5 को पेयर नहीं कर सकते, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो ये भी प्रतिचुंबकीय नहीं हुआ। ये D2sp3 तो हो गया लेकिन ये प्रतिचुंबकीय नहीं होके अनुचुंबकीय हुआ। कोबाल्ट वाले को देखो, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके लास्ट में क्या आ गया बेटा, 3d7 4s2। ठीक, वो कब हुई है? एक ऑक्सिलेट बाइडेंटेड लिगेंड होता है, एक ऑक्सिलेट 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन यानी -2 रखता है इसमें। तो 3 पर कितना होगा, -6, और बाहर -3 आ रहा है तो कोबाल्ट इसमें होगा +3 में। +3 का मतलब है मैं इसको कर दूं 3d6 और 4s0। ठीक है, और अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, याद रखना ऑक्सिलेट जो है ना बेटा,
ये कोबाल्ट के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करता है, भले ही बाकी सब में ये वीक लिगेंड का काम करे। ये एक्सेप्शन है कि ऑक्सिलेट कोबाल्ट के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करता है, पेयरिंग का काम करेगा। तो अब जैसे हम इसके अंदर देखते हैं, तो देखो यहां पर देखो मैंने बनाया ये 1 2 3 4 और ये बनाया, ये 3D रहा, ये 4S रहा, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग कर देगा, तो ये क्या करेगा देखो 2 4 6 और ये 4S, इसके आगे 4P खाली पड़े, यहाँ पर 4P और आगे 4D भी खाली पड़े। अब ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट बाइडेंटेड लिगेंड है, तो एक ऑक्सिलेट 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहाँ पर ऑक्सिलेट 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, तो हाइब्रिडेशन कितना आया D2sp3 और कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कोबाल्ट का ऑक्सिलेट वाला जो है करेक्ट आंसर है। इसको भी चेक करने कि साहब साइनाइड भी तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, चेक करो। एक साइनाइड पे -1 तो 6 साइनाइड पे माइनस का 6, बाहर -3 आ रहा है तो जरूर यहां पर क्या रहा होगा +3। तो मैग्नीज होता है 3d5 4s2, +3 का मतलब है 2 तो यहां से बाहर निकालो, एक यहां से 4, तो इसका मतलब इसमें भी पेयरिंग हो जाएगी और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे अगर D2sp3 होता है तो, और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो ये भी अनुचुंबकीय हो गया, पैरामैग्नेटिक। तो इसने क्वेश्चन पूछा है कि D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो हो, तो D2sp3 फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, फोर्थ में भी है, लेकिन उसके साथ पूछा डायमैग्नेटिक भी होना चाहिए, तो केवल थर्ड ऑप्शन है जो D2sp3 भी है और डायमैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय भी है। आई होप आप तक मेरा आंसर पहुंचा होगा, तो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। अगले पे आ जाइए। एक सिलेंडर में गैसों के मिश्रण में 20 ग्राम हाइड्रोजन और 20 ग्राम हीलियम गैस है, ठीक है। यदि सिलेंडर में गैसों के मिश्रण का कुल दाब 15 बार है, टोटल प्रेशर आपको दे रखा है और आपको हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर उसने पूछ लिया, तो ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो अपन पढ़ते हैं गैस वाले में, स्टेट ऑफ मैटर गए गैसेस वाले में, डाल्टन्स लॉ, वो कहता है पी टोटल कितना होगा सबके आंशिक दाब का, सबके पार्शियल प्रेशर का टोटल। तो मान लीजिए पी हाइड्रोजन प्लस आंशिक हीलियम का, ठीक। अब किसी का भी आप पार्शियल प्रेशर निकालते हैं ना बेटा, पार्शियल प्रेशर का मतलब कैसे होता है, जैसे हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो क्या लिखूंगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू पी टोटल। तो यहां देखो मोल फ्रैक्शन का मतलब कैसे हो, मोल ऑफ मोल अंश, तो मोल अंश कैसे निकालते हैं, मेरे मोल डिवाइड बाय सबके मोल। तो यहां पर हाइड्रोजन के मोल, तो यहां पर देखो मिश्रण में कौन कौन है, हीलियम और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के मोल डिवाइड बाय हाइड्रोजन और हीलियम के मोल इनटू टोटल प्रेशर। मोल कैसे निकालते हैं बेटा, याद रखना, बस इतनी सी गलती है यहां पर, मोल नहीं दे रखे हैं, भार में ग्राम दे रखा है, तो पहले इसको मोल बनाने। मोल कैसे निकालते हैं, भार बटे अणु भार। तो अगर मैं हाइड्रोजन की मोल निकालना चाहूं तो हाइड्रोजन का भार है 20, है ना, 20 ग्राम हाइड्रोजन, और अणुभार कितना होता है 2, तो कितना हो गया 10। इसी तरह से मान लीजिए मैं हीलियम के निकालना चाहूं, हीलियम का भार है 20 और हीलियम का अणुभार कितना होता है 4, तो कितना आ गया 5। तो हाइड्रोजन की मोल ये आया जी 10 डिवाइड बाय हाइड्रोजन और हीलियम के मोल 10 और 5 मिला के कितने हो गए 15, और टोटल प्रेशर भी कितना दे रहा है 15 बार, तो ये कट गया तो टोटल कितना आ गया जी 10 बार। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है चीज, डाल्टन्स के आंशिक दाब के नियम पर आधारित प्रश्न। आगे चलिए, किस क्रिस्टल सिस्टम में, अच्छा देखो ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, और सॉलिड स्टेट में अगर ए बराबर बी, लेकिन ये दोनों सी के बराबर नहीं, ए और बी बराबर तो हो लेकिन सी बराबर नहीं हो, और अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर भी हो, तीनों 90 डिग्री भी हो, केवल भुजाओं की लंबाई में अंतर है, कौन सही है, तो ये होता है बेटा टेट्रागोनल। इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। आगे आइए, एमओटी का क्वेश्चन है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मतलब 14 इलेक्ट्रॉन, एक बार हम कंप्लीट भरते हैं फिर प्लस वाला भर देंगे, प्लस का मतलब उतने इलेक्ट्रॉन हटा देंगे। तो देखो एमओटी में हम भरे नाइट्रोजन तक के लिए हम करते हैं सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, पहले पाई में भरते हैं, सिग्मा में बाद में भरते हैं, सिग्मा 2pz, आगे फिर पाई स्टार वाले और हैं,
पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2py, फिर सिग्मा स्टार 2pz। चलो, इलेक्ट्रॉन कितने बनने हैं नाइट्रोजन में? 14। 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक। अब ये कह रहा है नाइट्रोजन प्लस, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं। क्लास में करा था ना अपन ने ऐसे ही। तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकाले तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें रह गया। तो ये पूछ रहा है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो क्या ये अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें मिला? तो ये पूछ रहा है किस में अनपेड इलेक्ट्रॉन है? तो नाइट्रोजन में तो सिग्मा 2p। तो सिग्मा 2p की दो ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है। ये सिग्मा 2p नाइट्रोजन प्लस में। अब O2 प्लस कर दो। O2 में होता है बेटा 16 इलेक्ट्रॉन। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। लेकिन अब क्योंकि ऑक्सीजन है तो पहले सिग्मा में भरेगा, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, और उसके बाद पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। एक एक देखो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 और एक 16। O2 प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दीजिए। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में रहा? पाई स्टार 2px। तो N2 प्लस में तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेटा सिग्मा 2p के अंदर, जबकि O2 प्लस के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है पाई स्टार 2p में। सिग्मा 2p, पाई स्टार 2p, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप तक मेरे वर्ड्स पहुंच रहे हैं। आगे चलिए। ये कह रहे हैं ट्राइगोनल पिरामिडल स्पीशीज। पिरामिडल कब आता है बेटा? पिरामिडल, अच्छा देखो, एक बहुत छोटी सी गलती है। त्रिकोणीय पिरामिड ये है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल नहीं है। आई होप आपने वही किया होगा, पर मुझे लगा कि कहीं कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने गलती करी होगी। आई होप आप उनमें से नहीं है। पिरामिडल का मतलब है sp3 संकरण हो, और sp3 में तीन तो बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो, तो पिरामिडल स्ट्रक्चर आता है, जैसे अमोनिया में आता है। ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल नहीं पूछ रहा, त्रिकोणीय पिरामिड ही पूछा है, त्रिकोणीय द्विपिरामिड नहीं पूछा। अगर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल टीबीपी पूछता तो sp3d होता है बेटा। तो यहां पर तो अपने पास क्या है? sp3 ढूंढना है, 3+1। चलो, pf3 फास्फोरस देखो, मैंने क्लास में भी कहा था, फिर से एक बताता हूं। जो फैमिली है, जैसे फास्फोरस कौन सी फैमिली में? नाइट्रोजन फैमिली में। तो वो कौन से ग्रुप का है? 15वें ग्रुप का। तो जो उसका लास्ट न्यूमेरिकल डिजिट है उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके बाहर आउटर मोस्ट में। तो फास्फोरस के बाहर 5 कर दे हम, 1, 2, 3, 4, 5। रफली जैसे अपन हाइब्रिडेशन को अपनी ट्रिक से कैलकुलेट करते हैं ना, वैसे 3, 1, 2, 3, 3+1। क्या इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? 3+1, तीन बॉन्ड पेयर एक। तो pf3 के अंदर तो यस पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगा। आगे आ जाओ। SO3 2-, सल्फर में देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ट्रिक बताई थी, जितने नेगेटिव हो उतने ही और दे दो, तो दो और दे देंगे। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तीन ऑक्सीजन है, तीन डबल बॉन्ड बनेंगे, 1, 2, 3। और हमें अच्छे से पता है हाइब्रिडाइजेशन में केवल सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, पाई बॉन्ड नहीं। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3+1 4। दोनों ही 3+1 4 sp3, यानी दोनों में पिरामिडल ज्योमेट्री। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। ये जो हम निकालते थे ना बेटे, जब क्लास में अपन बात करते थे हाइब्रिडाइजेशन को फटाफट शॉर्ट ट्रिक से निकाल लो, ये परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन संकरण निकालने के लिए अपन इस ट्रिक का यूज करते हैं, तो इसलिए हमने इससे ज्योमेट्री निकाल ली। आगे आ जाओ। हाँ, 4f हाफ फिल्ड 4f ऑर्बिटल। तो चलो एक एक को चेक करते हैं। गैडोलिनियम +3 में F7 है, लेकिन टर्बियम +3 के अंदर F7 नहीं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। टर्बियम +4 के अंदर तो F7 है, करेक्ट, लेकिन डाइस्प्रोसियम +4 में नहीं है ना? यूरोपियम +2 में यस F7 है। टर्बियम +4 यस करेक्ट, सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ यूरोपियम में तो है लेकिन डाइस्प्रोसियम में नहीं है, तो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर, जिसमें यूरोपियम +2 और टर्बियम +4 दोनों के ही अंदर क्या है? F7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और F7 का मतलब अर्धपूरित 4f, क्योंकि f में कितने होते हैं टोटल? 14 इलेक्ट्रॉन। तो अगर अर्धपूरित की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा? F7। तो F7 एक तो यूरोपियम +2 में है और टर्बियम +4 में है। हमने, आपको याद है, तो ट्रिक रटी थी कि नॉर्मली सारे लेंथेनाइट जो हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन कैंसर और टीबी ये भी यूरोप जाएंगे, याद आया? दैट्स वाई, यही तो क्लास की बात है। तो आई होप कि क्वेश्चन देख के आपके चेहरे पे मुस्कान आई होगी कि क्लास में इसी तरह से चर्चा हुई थी।
तो ये हर साल हम पढ़ाते हैं, उम्मीद थी कि कभी ना कभी आएगा, तो इस बार इस क्वेश्चन को डाल दिया गया है। यूरोपियम +2 और टर्बियम +4 ये दोनों ही हाफ फिल्ड यानी कि अर्धपूरित पूरक कक्षक है। चले आगे। आयोडीन थायोसल्फेट आयन को ऑक्सीडाइज करता है, ये रिडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आयोडीन थायोसल्फेट, थायोसल्फेट क्या होता है बेटा, H2O3 2-। इसको ऑक्सीडाइज करेगा किसमें, खुद तो आयोडाइड में चला जाएगा और इसको कर देगा S4O6 2-, टेट्राथायोनेट, टेट्राथायोनेट, टेट्राथायोनेट। तो क्या मैं सेकंड ऑप्शन करेक्ट कर दूं कि आयोडीन थायोसल्फेट आयन को, इसको बोलते हैं थायोसल्फेट आयन, इसको तो ऑक्सीडाइज कर देगा टेट्राथायोनेट में, खुद रिड्यूस हो गया आयोडाइड के अंदर। चलो आगे। ये सब रिडॉक्स रिएक्शन में किए हुए हैं अपने, आगे आ जाए थी। इसको अपने को मैच करना है, कौन सा मॉलिक्यूल कौन सा स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो ट्रिक से कर लेते हैं अपन फटाफट। जीनोन है, जीनोन नोबल गैस है, तो नोबल गैस के आउटर मोस्ट में कितने रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। तो अपने फटाफट से देखा 2 4 6 8, ठीक। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का आपको सिखा रखा है कि डबल बॉन्ड बनाना। मान लीजिए मैंने 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड काउंट करूंगा, 1 2 3 और 1, 3+1 sp3। तो मैं कहूंगा फर्स्ट में तो डी आना चाहिए, हम ये लिख लेते हैं फर्स्ट में डी आना चाहिए। ओके, सेकंड करो HCF6, 2 4 6 8, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6+1 7 हो गया sp3d3। ये सब हाइब्रिडेशन निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो हमने क्लास में चर्चा कर रखी है। sp3d3, तो सी कर दूं मैं, सेकंड में सी, सेकंड में सी कर दी। थर्ड वन आ जाओ, XCOF4, तो O को तो 2 बॉन्ड चाहिए, 1 2 3 4, लेकिन गिनूंगा सिग्मा ही, 1 2 3 4 5, 5+1 6 हो गया sp3d2। तो थर्ड के अंदर आ गया ए, थर्ड में आ गया ए। फोर्थ करो XCF2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2, 2+3, ये हो गया sp3d। तो फोर्थ में आ गया बी, फोर्थ में आ गया बी। यहां पर क्वेश्चन बड़ा हो गया था इसलिए वो ऑप्शन नहीं ले पाया, अपन पेपर में देख लेते हैं एक बार। 11 नंबर क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन कौन सा है, 11 नंबर में ये रहा का, हाँ जी 11 नंबर में फर्स्ट में डी, सेकंड में सी, थर्ड में ए और फोर्थ में बी। सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर, तो इसमें सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, सेकंड ऑप्शन। वो इसमें प्रिंट नहीं आ पाया बेटा, पर अपन ने मैच कर लिया, तो पेपर में जो था वो सेकंड नंबर का ऑप्शन। आगे आ जाए। हाँ ये देखो, हम लगातार बात करते थे कि ऐसा क्वेश्चन ग्रेड 1 में आ चुका है, एपी में पूछा जा चुका है, किसी ना किसी दिन ये क्वेश्चन ग्रेड सेकंड में आएगा। और ये भी कहा था कि देखो इतना बड़ा क्वेश्चन देके बायोलॉजी वाला बच्चा पहले पेन छोड़ता है, और आपको ये भी सिखाया था कि जरूरी नहीं है इसको आप फॉर्मूले से ही करें, जो मेथड है, बाकी एवरेज बच्चा मेथड से करेगा, हम इसको ट्रिक से करेंगे। हमने हमारी ट्रिक लगाई थी, देखो कोई सी ऐसे दो रिएक्शन लो जिसमें एक की कंसंट्रेशन चेंज हो रही हो लेकिन दूसरे की नहीं। जैसे मान लो मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ को चेक करो, फर्स्ट एंड फोर्थ, इसमें ए तो चेंज हो रहा है बेटा, फर्स्ट एंड फोर्थ, .1 था .4 हो गया, लेकिन बी में कोई चेंज नहीं हो रहा, इधर भी .1 इधर भी .1, तो बी को तो उड़ा दो। अपन केवल ए के रेस्पेक्ट में रेट देखना चाहते हैं, ठीक। ए की कंसंट्रेशन को 4 गुना किया, .1 से .4 4 टाइम्स किया, तो रेट देखो 6 से हो गया 24, 6 इंटू 10⁻³ तो यहाँ 2.4 इंटू 10⁻², ऐसे लिखो 24 इंटू 10⁻³। तो 6 से 24 4 गुना हो गया, पकड़ो बात को, रेट 4 गुनी, सॉरी कंसंट्रेशन 4 गुनी और रेट भी 4 गुनी। इसका मतलब जैसे जैसे कंसंट्रेशन चल रही है वैसे वैसे रेट चल रही है। तो हम क्या कहें, ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, जितना चेंज कंसंट्रेशन में आया उतना ही चेंज रेट में आ रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ए के रेस्पेक्ट में तो फर्स्ट ऑर्डर आएगी, तो ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, ठीक। ए के लिए तो अपन ने फर्स्ट ऑर्डर, बी के रेस्पेक्ट में देखो। अब ऐसे ही दो इक्वेशन ढूंढो, ये ट्रिक है, ऐसे ही दो इक्वेशन ढूंढो जिसमें ए में कोई चेंज नहीं हो रहा हो, बी में चेंज हो रहा हो। तो यहां से देखो सेकेंड और थर्ड को हम चूज करते हैं, सेकेंड और थर्ड पकड़ो, ए में कोई चेंज नहीं है और बी देखो 2 गुना, बी 2 गुना
और रेट देखो कितना हुआ, 4 गुनी, 7 चौक 28 से ट्रिक से देख लिया करो, 7 4 जा 28। तो ये 2 गुना करने पर रेट 4 गुनी हो गई, यानी स्क्वायर में चल रही है। तो बी के रेस्पेक्ट में कैसा हो गया, 2। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। ए के रेस्पेक्ट में तो क्या रहे, फर्स्ट, और बी के रेस्पेक्ट में क्या रहेगा, सेकेंड ऑर्डर। तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। नीचे डाल देते हैं। आगे आ जाओ। हाँ, अब आ जाओ, 4% यूरिया विलियन एक कार्बनिक यौगिक ए 12% विलियन के साथ समपराशरी है। देखो पहले तो इसमें दो कंसेप्ट समझो, क्वेश्चन बहुत इजी है। समपराशरी का मतलब एक का परासरण दाब दूसरे के परासरण दाब के बराबर, यही तो करेंगे बेटा समपराशरी। इसका मतलब परासरण दाब का फॉर्मूला होता है, पाई की वैल्यू क्या होती है, सी आर टी। तो मैं लिखूंगा C1R T1 C2R T2। ठीक, ये बराबर है दोनों। आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसमें भी समान है इसमें भी समान है। क्या क्वेश्चन में कहीं टेम्परेचर के बारे में बात की है, नहीं, इसका मतलब टेम्परेचर भी समान है। तो ये आर टी से कट गया, तो इसकी कंसंट्रेशन इसकी कंसंट्रेशन समान, समान हो गई। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यूरिया कार्बनिक यौगिक। ये ऐसे कंपाउंड हैं जो विलयन में ना टूटते हैं ना जुड़ते हैं। इसका मतलब इनके लिए वांट ऑफ फैक्टर आई हमेशा कितना लिया जाता है, एक। यानी ये एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। तो C1 बराबर C2। और कंसेंट्रेशन कैसे निकालता हूं, N1 अपॉन V1 N2 अपॉन V2, मोल प्रति लीटर। आयतन भी बात नहीं कर रखी, इसका मतलब इनका लीटर भी समान है तो इसके मोल भी समान होंगे। ठीक, अब मोल कैसे निकालते हैं, भार बटे अणुभार। तो 4%, 4% किस में निकालते हैं बेटा, 100 पर। तो ऐसा मान लो 100 ग्राम में 4 ग्राम यूरिया, कोई फर्क नहीं, तो भार मिल गया मुझे 4 ग्राम यूरिया। तो मैं यूरिया के मोल कैसे निकालूंगा, एन यूरिया कैसे निकालू, ग्राम में भार, 4% का मतलब 4 ग्राम, और अणुभार हो गया इसका 60। यूरिया का फॉर्मूला होता है ना बेटा NH2CO NH2, तो इसका अणुभार कितना आ जाता है, 60। और यहां पर आप देखो ए, एन ए, भार तो दे रखा है 12 और अणुभार मुझसे पूछ लिया, तो मैं इसको x मान लेता हूं। तो दोनों बराबर हैं, तो मैंने फॉर्मूला लगाया 4/60 12/x। तो x कैसे निकालूंगा बेटा, 12 × 60 डिवाइड बाय 4, ये 3 में गया तो ये हो गया 180। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉजिक केवल नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ही लग रहा है, क्योंकि दोनों ही ना तो टूटते हैं ना डिसोसिएट होते हैं ना एसोसिएट होते हैं। इसका मतलब क्वांटम फैक्टर को 1 मान लेना है। तो दोनों का आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है जब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाए, सेम हो जाए। और उसमें कंडीशन क्या होती है कि अगर टेम्परेचर सेम, वॉल्यूम सेम, आर सेम, जो इसमें कहीं नहीं मेंशन कर रखा, तो दोनों की कंसंट्रेशन सेम। कंसंट्रेशन का मतलब नंबर ऑफ मोल सेम, नंबर ऑफ मोल सेम है, भार बटे अणुभार से एक का दे रखा है दूसरे का निकालने के। क्लियर है, आगे आ जाइए। एल्यूमिनियम के धातु कर्म में मिश्रण का गलनांक कम करने के लिए शुद्ध एल्यूमिना के साथ क्या मिलाया जाता है, बिल्कुल सही है। यहां ये बात पे ध्यान रखो आप कि जो प्योर एल्यूमिना है ना, इसके साथ मिलाया जाता है क्रायोलाइट। और क्रायोलाइट क्या होता है, Na3Al F6 है। ये एक हॉल हेरोल्ड प्रोसेस होता है, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं कि प्योर एल्यूमिना के साथ क्रायोलाइट मिला देते हैं, जिससे क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका कम हो जाता है। तो क्रायोलाइट इज द करेक्ट आंसर। आज से पहले ये जो क्वेश्चन पूछा था, ये नाम से पूछा था, क्रायोलाइट क्या है, Na3Al F6 या क्या मिलाते हैं क्रायोलाइट। इस बार इसमें फॉर्मूला पूछ लिया कि क्या आपको क्रायोलाइट का फॉर्मूला पता है क्या। चले आगे, आगे आ जाइए। फिर आ जाओ, फास्फोरस का ऑक्सी एसिड जिसमें पीएच बॉन्ड नहीं है। सीधा सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अमूमन इस तरह के क्वेश्चन को बच्चे छोड़ के जाते हैं। देखो, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड में पी डबल बॉन्ड ओ होता है। ठीक, पहले अपन लगा दो, ये तो है आपका H3PO3, ये रहा, इसमें तो पीएच बॉन्ड है। अच्छा, ये टिक नहीं लगा रहे अपन, H3PO3 का स्ट्रक्चर बनाया मैंने। अब मैं H3PO2 बनाऊंगा, ये देखो OH, ये, इसमें भी पीएच बॉन्ड है, ये भी करेक्ट आंसर नहीं, ये भी करेक्ट आंसर नहीं। अब यहां देखो H4P2O7, तो जैसा हमने ट्रिक सीखी थी कि फास्फोरिक एसिड को ले, दोनों को मिला दो, पानी बाहर निकाल दो। जैसे देखो फास्फोरिक एसिड, ये आ गया OH OH OH,
ये एक फास्फोरिक एसिड, दूसरा फास्फोरिक एसिड OH OH OH, और पानी बाहर निकाल दो तो क्या बन गया? OH OH, ये OH बाहर निकल गया, इसका O, P डबल बॉन्ड O, OH OH। फास्फोरिक एसिड में मुझे एक भी ऐसा नहीं है जब P और H के बीच में बॉन्ड है। देखो चेक करो, ये जो आपने बनाया है ऑर्थोफास्फोरिक सॉरी पायरोफास्फोरिक एसिड H4P2O7 जो है ना, इसको देखो, पायरोफास्फोरिक एसिड का एग्जांपल है ये। तो यहां से आपने चेक किया P में OH OH, P में OH OH, जिसमें पीएच बॉन्ड नहीं है, तो मैंने कहा H4P2O7 में पीएच बॉन्ड नहीं है। जैसे H4 1 2 3 4, P2 1 2, और O कितना है 1 2 3 4 5 6 7 O7। करेक्ट, इसको भी चेक कर लेते हैं H4P2O5, ये फास्फोरिक एसिड को मिलने से बनता है, ये फास्फोरस एसिड के मिलने से बनता है। यहां से चेक करो, देखो ये था HPOOH OH, दूसरा वाला ले लो OH OH H, इसका पानी बाहर निकाल दो, क्या बना? P डबल बॉन्ड O H OH। ठीक, इधर आओ O, P डबल बॉन्ड O H OH, दिस इज H4P2O5। इसमें तो पीएच बॉन्ड इसमें भी है, इसमें भी है। ये पूछ रहा है जिसमें पीएच बॉन्ड नहीं है, तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर, पायरोफास्फोरिक एसिड, जिसके अंदर नहीं है पीएच बॉन्ड। आगे आ जाओ, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। टर्शियरी पेंटाइल ब्रोमाइड, देखो बहुत इजी से चलो, पेंटाइल का मतलब 5 कार्बन होने चाहिए, पेंट का मतलब 5 होते हैं ना बेटा, और टर्शियरी का मतलब उसमें 3 डिग्री कार्बन भी होना चाहिए। तो देखो CH3 CH2, 2 हो गए, 3, ये 4, ये 5, और ये Br, ये टर्शियरी ब्रोमाइड ग्रुप हो गया, टर्शियरी ग्रुप हो गया। 1 2 3 4 5 टर्शियरी पेंटाइल ब्रोमाइड। ठीक, अब ये कह रहा है इसका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करा दो, तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब एल्कोहलिक KOH लो। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब होता है बेटा HBr माइनस करना, यानी जिस कार्बन पर हेलोजन है वो जाएगा और पड़ोसी का H जाएगा। अब ये रिएक्शन कौन सी हो गई? E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन, अगर नॉर्मल बेस आ रहा है स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये किसके रूल से जाएगी? सेटजेफ रूल से। क्या होता है समझो, जिस कार्बन से हेलोजन जाएगा पड़ोसी का H जाएगा। पड़ोसी चेक करो, इस कार्बन का एक पड़ोसी तो ये रहा बेटा राम, एक पड़ोसी ये रहा श्याम, और एक पड़ोसी ये रहा, अरे ये भी श्याम ही है, ये और ये तो सेम है ना बेटा, तो एक राम हो गया एक श्याम हो गया। एक बार तो H इससे निकल सकता है राम से, या एक बार इनमें से किसी भी से भी निकाल लो, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों बना दो। एक बार राम से निकालते हैं, CH3 इसका H निकला, CH डबल बॉन्ड, C पे CH3 CH3, एक तो ये बना, प्लस दूसरा आपकी बार श्याम से निकाल दो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2, और ये आ गया CH3। ठीक है, एक बार ये बन गया प्रोडक्ट। अब इनमें से पूछा है मुख्य उत्पाद, मेजर प्रोडक्ट पूछा है आपसे, तो मेजर किससे बनेगा? सेटजेफ रूल से। और सेटजेफ रूल क्या कहता है? मोर स्टेबल एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, अधिक स्थायी एल्कीन ही मुख्य उत्पाद होगी। तो इन दोनों में से अधिक स्थायी कौन है? जिसमें ज्यादा प्रतिस्थापी डबल बॉन्ड भी जुड़े हो, या ऐसे कहूं कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। तो यहां अपन अल्फा एच काउंट करें, 3 3 6 और 3 9 अल्फा एच। यहां देखो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास वाला कार्बन, तो ये देखो 3 और 2, हाँ, तो क्या हम कहेंगे ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा? तो इसका यूपीसी नेम 1 2 3 4, क्या मैं कहूं 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन या 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। ये मेजर प्रोडक्ट रहेगा, मुख्य उत्पाद रहेगा 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। दोबारा समझो, E2 मैकेनिज्म से जाएगी, सेटजेफ रूल से जाएगी, मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा? जिसमें मोर स्टेबल एल्कीन बन रही हो, तो इसलिए 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन करेक्ट आंसर। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। डाइएजोनियम लवण की फिनॉल और एरोमेटिक अमीन के साथ रिएक्शन कराओ। ये हमने क्लास में भी चर्चा करी थी कि जो डाइएजोनियम साल्ट होता है N2+, ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है ना बेटा। किसके साथ रिएक्शन कब होती है? जब आप रिएक्शन करा दो या तो फिनॉल के साथ, या इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए एमीन के साथ। हाँ, तो ये रिएक्शन कैसी हो गई? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोफाइल है,
जाके अटैक करेगा इसकी पैरा पोजीशन पे या इसकी पैरा पोजीशन पे। पैरा भरा हुआ हो तो ऑर्थो पे जाके अटैक करेगा, क्योंकि ये बल्कि है इसलिए पैरा पे प्रेफर करता है। तो ये कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल हो गया? ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आगे आ जाओ भाई। ये रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। ई नॉट सेल आपसे पूछा है। ई नॉट सेल अपन कैसे निकालते हैं बेटा? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। शर्त क्या है? जब सबके ही रिडक्शन पोटेंशियल अपचयन विभव दे रखे हो। तो यहां मैंने चेक किया, देखो Fe+3 से Fe+2 क्या ये अपचयन विभव है? यस। Zn+2 से Zn क्या ये अपचयन विभव है? यस, क्लियर है। यहां पर देखो जिंक Zn+2 Fe+2 Fe+3, तो मुझे ये पढ़ाया गया था, मुझे समझाया गया था जिसके भी मानक अपचयन विभव का मान कम होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है बेटा, वो एनोड की तरह काम करता है। जिसके भी मानक अपचयन विभव का मान कम होता है वो किसकी तरह काम करेगा? एनोड की तरह काम करेगा। तो यहां हमने जो चेक किया कि ये एनोड, क्योंकि इसके लिए देखो कम है और इसकी ज्यादा है, तो ये कैसा काम करेगा? कैथोड का काम करेगा। ये एनोड का काम करेगा, ये कैथोड का काम करेगा। तो हम कैथोड माइनस एनोड करेंगे। कैथोड की वैल्यू कितनी है? प्लस का 0.77 माइनस एनोड कितना? माइनस का 0.76। तो ये जुड़ जाएगा, प्लस का 0.77 प्लस का 0.76, तो कितना आया? 1.53 वोल्ट प्लस का। सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है चीज? आगे आ जाइए जी। अब आपसे ये बात करना चाह रहा है एड्सॉर्प्शन के लिए कि साहब फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए कौन सी बात सही है? सही है हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल। गलत है भाई। केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, फिजिकल के लिए तो लो टेम्परेचर चाहिए। इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, करेक्ट। फिजिकल एड्सॉर्प्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, इसीलिए कैसा होता है? रिवर्सिबल नेचर का होता है, जबकि केमिकल कैसा होता है? इरिवर्सिबल। एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज हाई, गलत। केमिकल के लिए एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन हाई होती है। इट रिजल्ट्स इनटू यूनिमोलिकुलर, गलत है भाई, क्योंकि ये एकल एकल अणु परत के रूप में नहीं बनता, ये तो कैसा बनता है? मल्टी लेयर। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? सेकंड। इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट कौन सा है? इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, ये उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। चले आगे। अब आप आ जाओ, किस अभिकर्मक से अभिक्रिया ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति की पुष्टि करती है? देखो ग्लूकोज जो होता है ना, CHO, CHOH होल 4 और CH2H कार्बोनिल ग्रुप है। दो ही रिएक्शन है, या तो आप रिएक्शन करा दो हाइड्रोजन साइनाइड से जो करेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, या इनमें से है हाइड्रोक्सिलामीन। ऐसे लिख दूं NH2OH। तो बेटा कुल मिला के रिएक्शन जो होती है, ये पानी बाहर निकाल दो और रिएक्शन में CH डबल बॉन्ड NOH, CHOH होल 4, CH2OH, केवल कार्बोनिल ग्रुप ही रिएक्शन करता है इससे, और क्या बन जाते हैं? ऑक्सिन बन जाते हैं। तो हाइड्रोक्सिलामीन इज द करेक्ट आंसर, NH2OH इसका सही विकल्प है। चले आगे। आगे आ जाइए। वुडवर्ड फिजर रूल, जब हमने पीवाईक्यू सॉल्व किए थे तब भी हम कह रहे थे रेगुलर ट्रेंड है पीएससी का, सबसे फेवरेट है। आई होप सही किया होगा, गलत नहीं किया होगा, हाँ, क्योंकि हमने इस पे खूब सारे क्वेश्चन भी किए, खूब चर्चा भी करी। चलिए लैम्डा मैक्स निकाला है। सबसे पहले हमने क्या देखा? दो कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड मिलते ही, दो लगातार क्रमागत डबल बॉन्ड मिलते ही 217 नैनोमीटर तो हम जोड़ लेंगे, ठीक है। और फिर वहां तक वीआईपी रूट लेके जाएंगे जहां पर अपने एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड मिले। तो देखो जैसे यहां से शुरू किया 1 2, तो मैंने शुरू यहां से किया, पर यहां तक लेके जाऊंगा जहां तक मुझे एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में मिल रहे हैं। क्लियर है क्या? हमने ऐसी तो चर्चा करी थी। तो दो का तो 217 जोड़ दिया, कितने डबल बॉन्ड दो के अलावा एक्स्ट्रा मिले? एक और एक, दो, तो 30 और 30, जितनी बार भी डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा मिले उतनी बार एक्स्ट्रा हम 30-30 जोड़ देंगे। क्या ये होमोएन्युलर सिस्टम है? यस, एक ही रिंग में दो डबल बॉन्ड, तो क्या हम 36 नैनोमीटर और जोड़ दें? 36। देखो जब पीवाईक्यू कर रहे थे तब भी मैंने सिखाया था, बहुत सारे किताबों में या बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं कि होमोएन्युलर के लिए अलग से याद कराते हैं 253 नैनोमीटर, इस तरह नहीं करना है। इजी रहिए, आपको सिर्फ एक डाइन के लिए 217 याद कीजिए, फिर अगर सिस्टम में होमोएन्युलर है तो 36 एक्स्ट्रा जोड़ दो। क्लियर? तो यहां पर हमने 36 जोड़ दिया। अब देखो रिंग रेजिड्यू, अपने ये जो वीआईपी रूट बन गया, इससे रिंग के कितने पार्ट जुड़े हुए हैं, तो अपन चिन्ह लगा लेते हैं।
1, 2, 3, 4, 5। तो क्या मैं 5 इंटू 5 25 कर दूं? अब देखो जरा, इस वाली रिंग के लिए क्या ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गया क्या? रिंग के कोने से, इस रिंग को पकड़ना, रिंग के कोने से बाहर की ओर निकला हुआ डबल बॉन्ड दिख गया क्या? तो क्या मैं इसमें 5 और जोड़ दूं? ये टोटल आपके पास है, 5 और 5 10, 7 13 23, 3 3 6 3 9 और 3 ये आया 3 3 6 3 9 3 12 2 14 343। सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। कर लेंगे आई होप। वुडवर्ड फ्रीजर पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, आ गया। आगे चलिए। यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आई होप कि ये हम क्लास से जो पहली बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, और बार बार इसको कहते थे कि कोई दिन ऐसा आएगा जब यहां से क्वेश्चन बनेगा। पिछले किसी सालों में नहीं आया, इस बार ये क्वेश्चन बना है कि जो एब्जॉर्प्शन की फ्रीक्वेंसी है ना, न्यू या न्यू बार, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन म्यू। ये हुक के रूल से ही अपन एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी या उसके वेव नंबर को डिफाइन करते हैं। तो यहां पर अब मेन जो है ना वो ये कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, के क्या है बेटा? फोर्स कांस्टेंट। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में बात करते थे ना अपन, ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन। फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट क्या बताता है? स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड की स्ट्रेंथ को बताता है। ठीक, अब देखो, अगर कहीं पर जैसे ये कार्बोनिल के सीओ को बात कर रहा है, इस सीओ के पास कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन खींच के लेके जाएगा, इसका मतलब बॉन्ड की लेंथ छोटा कर देगा। बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई, इसका मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ गई। बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई, इसका मतलब के बढ़ गया, के बढ़ गया तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर बढ़ गया। तो हमको क्या देखना है? जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा, जितना इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप रहेगा, तो फ्रीक्वेंसी या एब्जॉर्प्शन या वेव नंबर उतना ही ज्यादा पे होगा। तो अब आप ऑप्शन देखो, ये सब कॉमन है। इसमें 3 फ्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, 1 ब्रोमीन है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग प्रॉपर्टी किसमें? फ्लोरीन में, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन। तो ऑप्शन में क्या आएगा? पहले सी, फिर बी, फिर ए, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप रहेगा, एब्जॉर्प्शन उतना ही हाई फ्रीक्वेंसी या हाई वेव नंबर पे होने। क्लियर? आगे आ जाइए। एंटीसेप्टिक का उदाहरण कौन है? देखो, एंटीसेप्टिक में कॉमन था डेटॉल, पर इस बार इसने बाइथायोनॉल पूछ लिया। ये भी क्या होता है? सोप में मिलाते हैं। बाइथायोनॉल इज एक्ट एज एंटीसेप्टिक। दो टर्म हमने पढ़े थे, एंटीसेप्टिक, एक डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक क्या होता है? जो लिविंग टिश्यूज पे, जैसे अपनी स्किन पे कहीं लगे लगाते हैं। डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? जो निर्जीव वस्तुओं पे, जैसे हॉस्पिटल्स में या घरों में भी अपने फिनाइल के पोंछा रखते हैं, तो वो तो डिसइंफेक्टेंट हो गया। और एंटीसेप्टिक कौन हो गया? जो लिविंग टिश्यू पे। तो इसमें एग्जांपल कौन हो गया? बाइथायोनॉल। साबुन में मिलता है एंटीसेप्टिक सोप। चलो, हाँ, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है नाइलॉन टू नाइलॉन 6। क्या होता है नाइलॉन टू नाइलॉन 6? एक तो होता है थैलिक एसिड, एक होता है अमीनो कैप्रोइक एसिड। यानी इसमें थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। नाइलॉन टू नाइलॉन 6 इज एन एग्जांपल ऑफ थैलिक एसिड एंड अमीनो कैप्रोइक एसिड। आगे आ जाइए जी। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल पॉसिबल इन एम शेल, देखो, के एल एम एन। तो मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की वैल्यू 1 2 3 4। एम के लिए एन की वैल्यू कितनी होगी? 3। अब अपन ने क्या पूछा? इसमें कक्षक पूछे, ऑर्बिटल्स पूछे। तो देखो, नंबर ऑफ सब ऑर्बिट्स इन एन ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट में सब ऑर्बिट होते हैं एन, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एक ऑर्बिट में होंगे कितने? एन स्क्वायर। और अगर वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पूछता तो आता 2n²। क्वेश्चन में क्या पूछा है? कक्षक, ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स कितने आएंगे? एन स्क्वायर। एन का मान कितना है? 3। तो 3 का स्क्वायर कर दो, कितना आ गया? 9। सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। आगे आइए। कॉलम तो मिलाइए जी। ठीक है, हाइब्रिडेशन का क्वेश्चन है, उससे ज्योमेट्री आ जाएगी, शेप पूछ रहा है ये आपका। ठीक है, BrF5। पहले अपन Br बनाओ। Br क्योंकि हेलोजन है, 17वें ग्रुप का, बाहर 7 कर दूं, 2 4 6 7 5 1 2 3
4 5, 5 प्लस 1 6, ये कैसा हो गया स्क्वायर पिरामिड। तो हम लिखें ए में तो आ गया सेकंड, ए में सेकंड आएगा, ठीक है। अब आ जाओ पी एफ 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पी एफ 5, तो ये 5 प्लस 0 हो गया, एस पी 3 डी हो गया, टीबीपी हो गया, त्रिकोणीय बाई पिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। तो ये बी के अंदर आ गया थर्ड ऑप्शन, ठीक। कोबाल्ट का हेक्सा, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर देखते ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो ये कैसा जाएगा ऑक्टाहाइड्रल, तो सी में आएगा फोर्थ। और ये प्लेटिनम 4D या 5D का है नहीं है, 3D का नहीं है, और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर तो स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि इसके अंदर DsP2 हाइब्रिडेशन होगा, तो स्क्वायर प्लेनर का मतलब 1, डी में आएगा 1। तो ऐसा ऑप्शन पेपर में देखते हैं अपन, पेपर में देखते हैं। हाँ, तो ये आएगा आपका, ये ऑप्शन है, ए में सेकंड, बी में थर्ड, सी में फोर्थ, डी में 1। ये ऑप्शन देख लेना आप, ये करेक्ट आंसर है इसका। अभी वो पेपर में मिल नहीं रहा है इसका, चले आगे। 100 ग्राम द्रव्यमान और 10 मीटर पर सेकंड वेग से गति कर रही है गेंद की तरंग दे रहे, वेवलेंथ पूछिए। देखो डी ब्रॉगली इक्वेशन है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। एच की वैल्यू 6.62 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ठीक है। और यहां देखो एम कितना है, एम है द्रव्यमान, और मास वो ग्राम में दे रखा है, तो 100 डिवाइड बाय 1000 कर दो, तो ये हो गया किलोग्राम में, इनटू ये भी सही दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर सेकेंड इनवर्स, तो ये 1000 से पूरा कट गया, तो यही आंसर आ गया 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 मीटर। यस मीटर, तो फर्स्ट सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर, 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 मीटर। क्लियर चीजें, सिंपल सा न्यूमेरिकल है जो डी ब्रॉगली इक्वेशन पे बेस्ड है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन ही आगे आ जाएंगे। अच्छा जी, एक यौगिक जिसका एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको दे रखा है, एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको दे रखा है CH2Cl है, और उसका मॉलिक्यूलर वेट भी दे रखा है। तो पहले तो अपन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट मूलानुपाती सूत्र भार, कार्बन का हो गया 12, 2 हाइड्रोजन का हो गया 2, और क्लोरीन का हो गया 35.5, तो ये हो गया 5 और 7 और 2 9, 49.5, ये मूलानुपाती सूत्र भार आ गया। सॉरी बीच में पेन खत्म हो गया, ध्यान नहीं दिया बेटा। ये देखो अणुभार जो है ना, वो इसका दे रखा है 98.96। अब क्लियर है? हाँ क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, अणुभार में डिवाइड करो मूलानुपाती सूत्र भार, इसमें डिवाइड कर दो 49.5, तो एक वैल्यू आ जाती है, एन मान लेते हैं उस वैल्यू को, तो ये आ गया लगभग 2। अब मैं क्या करूंगा, अगर अणु सूत्र निकालना हो, क्वेश्चन में इसने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है अणु सूत्र, तो क्या करते हैं कि जो आपका मूलानुपाती सूत्र है उसको इस नंबर एन से मल्टीप्लाई कर दो। तो मूलानुपाती सूत्र क्वेश्चन में दे रखा है CH2Cl, और एन कितना आया 2, तो इसको 2 से C2H4Cl2, क्या मैं फर्स्ट ऑप्शन को करेक्ट ऑप्शन लगा दूं? क्लियर है? क्या करना है, मूलानुपाती सूत्र भार निकालना है, सबके परमाणु भारों का योग करो, और फिर अणु भार में उस मूलानुपाती सूत्र भार का भाग लगा दिया, कोई संख्या आ गई, उस संख्या को मूलानुपाती सूत्र से मल्टीप्लाई कर दो, अणु भार आ गया। ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में बहुत किया। चले यार, रदरफोर्डियम, रदरफोर्डियम 104 नंबर एटॉमिक नंबर का नाम है ना, जिसको अपन RF शो करते हैं। 104 का मतलब IUPAC में क्या करें, अननिल क्वाइडियम, तो आई थिंक फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, UNQ, रदरफोर्डियम का मतलब अननिल क्वाइडियम। आगे आ जाइए, जब दाब बढ़ाया जाता है तो कौन सी रिएक्शन रिवर्स जाती है, ओके, रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन पूछ रहा है, प्रेशर का इफेक्ट, ये हमने ला शातेलियर प्रिंसिपल सीखा था, ली शातेलियर प्रिंसिपल, ला शातेलियर का नियम केमिकल इक्विलिब्रियम में, ध्यान से सुनो, अगर डेल्टा एन नेगेटिव है तब तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, अग्र दिशा में जाएगी, उल्टा करो, लेकिन अगर डेल्टा एन पॉजिटिव है तो प्रेशर बढ़ाने पर रिवर्स यानी कि बैकवर्ड में जाएगी, प्रतीप दिशा में जाएगी।
इसने क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, प्रतीप उत्क्रम रिवर्स डायरेक्शन में, तो डेल्टा एन कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। ये कह रहा है ना, कौन सी रिएक्शन है जिसमें प्रेशर को बढ़ाऊं और रिवर्स रिएक्शन जाए, प्रेशर बढ़ाऊं रिवर्स जाए, कंडीशन क्या, डेल्टा एन पॉजिटिव होनी चाहिए। डेल्टा एन यहां निकाल लो। डेल्टा एन अपन कैसे निकालते हैं, देखो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होने क्या चाहिए, गैस। तो यहां पर देखो गैसियस प्रोडक्ट दो, यहां डेल्टा निकालते हैं, दो माइनस तीन और एक चार, तो ये हुआ माइनस का दो। ठीक, इसमें आ जाओ दो, इसको तो सॉलिड हटा दो, और ये एक, दो में से एक गया तो एक प्लस का एक, इसमें आ जाओ, प्रोडक्ट है एक और एक दो, और ये तीन और एक चार, तो ये माइनस का दो रहा, दो, एक और एक दो, जीरो। तो इन सब में से केवल एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें डेल्टा एन पॉजिटिव आ रहा है, जिसमें डेल्टा एन का मान पॉजिटिव है वहां प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी, तो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, आ जाइए। सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर, ये फजन्स रूल का क्वेश्चन है। केमिकल बॉन्डिंग में फजन्स रूल क्या कहता है, देखो, मोर कोवलेंट कैरेक्टर कैसे आएंगे, अच्छा इन सब में देखो एनआईएन सब में सेम है, सब में एनायन है Cl माइनस, तो एनआईएन को तो उड़ा दो, केवल केटाइन पर बात करो। केटाइन कौन है यहाँ पर, चारों में अलग अलग है, तो केटाइन के लिए दो पे बात होती है, साइज, एक होता है चार्ज। ठीक, तो फजन्स रूल क्या कहता है, केटाइन की साइज तो हो छोटी और चार्ज हो ज्यादा, तो उसमें कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होते हैं, कोवलेंट इंक्रीज हो जाएंगे। देखो जरा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और ये सोडियम के नीचे आता है पोटेशियम, तो यहां इन सब में किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाऊं, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे छोटा कौन है, एल्यूमिनियम, और चार्ज देखो, इस पे प्लस वन, इस पे प्लस टू, इस पे प्लस थ्री, सबसे छोटा भी है और सबसे ज्यादा चार्ज भी है, तो एल्यूमिनियम वाला मोर कोवलेंट कैरेक्टर रखेगा, सबसे ज्यादा सहसंयोजक गुण इसी में पाए जाएंगे। क्लियर, आगे आ जाओ, देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी, सबसे पॉपुलर और मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है आरपीएससी का, समझ लो सर, अल्टरनेट ईयर पे इस तरह से क्वेश्चन आता भी है, और हमने क्लास में भी कहा था इनको अच्छे से करके जाना। जैसे अपन सेकंड पीरियड के एग्जांपल हैं सारे, तो दूसरे आवर्त में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, तो जब भी आपको, हमें पता है बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर साइज छोटी होगी, तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, क्यों, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो इसका मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ जाता है, आयनन ऊर्जा बढ़ जाती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन चलते हैं, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें हाफ फिल्ड की स्टेबिलिटी देखते हैं, इसलिए नाइट्रोजन ज्यादा है। बेरिलियम, बोरोन, इसमें भेदन प्रभाव देखते हैं, पेनिट्रेशन पावर, इसलिए बेरिलियम की ज्यादा है। तो पूरा ऑर्डर बनाते हैं, नियॉन, फिर फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, बोरोन, लिथियम। आपसे क्या पूछा है, FONC, तो देखो पहले फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, तो क्या मैं थर्ड ऑप्शन पर टिक लगाऊं, पहले फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, कार्बन। छोटी सी गलती हो सकती है कि साहब बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है तो ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अपवाद क्या चल रहा है कि जहां पर हाफिल्ड की स्टेबिलिटी आ जाती है, अर्धपूरित कक्षा, नाइट्रोजन में 2p3 होता है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये कैसा हो गया, अर्धपूरित, यानी इसका स्थायित्व ज्यादा है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। चले आगे, आगे आ जाओ जी। बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में प्रोपीन की HBr से रिएक्शन करने का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आई होप कि अगर आपने क्लास में मैकेनिज्म अच्छे से करी है तो ये वही का क्वेश्चन है, हमारी कॉपी में हमने इसको करा रखा है। दोबारा से देखो, पेरोक्साइड कोई भी हो, प्रोपीन की रिएक्शन है, ये प्रोपीन है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, HBr के साथ रिएक्शन है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, कोई सा भी पेरोक्साइड हो, मैकेनिज्म का पार्ट पूछा है, अच्छे बच्चे ही कर पाएंगे इसको, मतलब आप जैसे ब्रिलियंट इंटेलिजेंट बच्चे ही कर पाएंगे जिन्होंने क्लास में इसको अच्छे से पढ़ा है। पेरोक्साइड देखो बेटा, जब वो दो ऑक्सीजन लगातार हो तो उसको पेरोक्साइड, बेंजोइल ग्रुप लगा दे, हम आर मान दिया उसकी जगह, सबसे पहले ये टूटता है, और ये आपको पेरोक्साइड फ्री रेडिकल देता है। ये पेरोक्साइड फ्री रेडिकल इस HBr से रिएक्शन करेगा, यहां से अल्कोहल बनाएगा और Br फ्री रेडिकल को फ्री कर देगा। अब ये Br फ्री रेडिकल एल्कीन के पास रिएक्शन करने जाता है, और यही की स्टेप है, ये Br फ्री रेडिकल। ठीक, अब देखो ये जो डबल बॉन्ड है, इसको मैं ऐसे दिखा दूं, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, इसको हटा दो,
Br के पास दो ऑप्शन है, या तो इससे जुड़े या इससे जुड़े, दोनों से जोड़ देते हैं एक बार पहले इससे जुड़ा, CH3 CH पे Br जोड़ा और ये एक इलेक्ट्रॉन यहां बच गया। क्लियर? ऐसे ही एक बार इसको यहां जोड़ दूंगा, CH3 CH पे इलेक्ट्रॉन बच गया, CH2 Br। ये बताओ बेटा, ये रिएक्शन कौन सी है? पेरोक्साइड और HBr के साथ एल्कीन की रिएक्शन FAR। इसलिए मैकेनिज्म किससे चली? फ्री रेडिकल से। जिसके ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन होता है फ्री रेडिकल चलता है ना, तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। फ्री रेडिकल के स्थायित्व का क्रम, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, जो हमने क्लास में पढ़ी थी, क्या था? 3 2 1। तो यहां डिग्री तय करो, ये 2 डिग्री, ये कैसा हो गया? 1 डिग्री, जितने कार्बन से जुड़ा है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री में से मोर स्टेबल कौन है? 2 डिग्री। तो ये प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, ये बनाएगा प्रोडक्ट। तो इसका मतलब मोर स्टेबल फ्री रेडिकल, मोर स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा हुआ जी? ये बना। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? CH3 CH2 गया। फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर हो गई चीजें आपको। मैकेनिज्म का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, फ्री रेडिकल एडिशन का एग्जांपल है, तो ये कैसे जाएगा? मोर स्टेबल फ्री रेडिकल से। तो 2 डिग्री 1 डिग्री की तुलना में ज्यादा स्टेबल होता है। ये दो ऑप्शन तो वैसे ही बार, इसमें कार्बोकेटाइन इसमें कार्बन एनी तो बनते ही नहीं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, या तो ये बनेगा ये बनेगा, और इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि 1 डिग्री है लेस स्टेबल है, ये 2 डिग्री है मोर स्टेबल, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्लियर? आगे आ जाओ। हाँ जी, IUPAC नॉमेनक्लेचर। देखो, IUPAC नॉमेनक्लेचर में अपन जानते हैं कि ये जो होता है ना, ये फिनाइल ग्रुप होता है। और मैंने क्लास में भी कहा था, कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जिनको हमेशा हम कैसे करते हैं? प्रीफिक्स। इसका हमेशा पूर्व लगने लगता है प्रीफिक्स के रूप में, हमेशा फिनाइल को प्रीफिक्स मानेंगे। तो सबसे लंबी चेन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की सबसे लंबी चेन पकड़ो पहले तो। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से प्रतिस्थापी नजदीक आता हो। तो यहां सब्स्टिट्यूएंट नजदीक आता हो, यहां पर देखो पहले पे ही जुड़ा है, यहां से करता हूं तो 1 2 3 पे जुड़ा है, तो मैं लेफ्ट से करूंगा 1 2 3 4 5। अब इसमें बहुत ध्यान रखना, छोटी सी गलती क्या हो जाएगी? जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं? 1 फिनाइल 2 3 डाइब्रोमाइड डाई ब्रोमो जो दिख रहा है यहां पर, और पेंटेन कर देंगे। जो एक ऑप्शन बना भी है 1 फिनाइल 2 3 डाइब्रोमो पेंटेन। जब भी IUPAC नोमेनक्लेचर करते हो ध्यान रखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो P और B में से पहले कौन? B। तो आंसर क्या आएगा? 2 3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन। सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। देखो मैंने बार बार कहा, RPSC का पेपर इंटेलिजेंसी का पेपर है ही नहीं। वो तो जो आप पढ़ के जा रहे हो पेपर उससे बाहर नहीं जाएगा। ये पेशेंस का पेपर है कि धैर्य किसने कितना रखा है। आई होप आपने क्वेश्चन सही किया होगा, जल्दीबाजी नहीं की होगी। तो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। यदि कोई रिएक्शन है जिसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, तो हम देखो इसमें H2 गैस प्लस I2 गैस, इसने दिया 2HI गैस। इसके लिए अपन कैसे निकालें? तो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहां चला जाता है? पावर में, डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। ठीक। दूसरी रिएक्शन इसने दे रखी है 2H2 प्लस 2I2, सब गैसेस में ही है इसलिए मैं बार बार गैस नहीं लिख रहा। 4HI, इसका मैं कैसी डैश निकालूं? तो HI की पावर 4, H2 का स्क्वायर और I2 का स्क्वायर। इसको इससे कंपेयर कर, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये आ जाए क्या? बहुत ध्यान से, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, HI2 है, स्क्वायर कर दूं तो HI4 हो जाएगा। इनको 2 2 कर दूं यहां, तो क्या मैं ऐसे लिखूं कि ये जो केसी डैश है ये इस केसी के स्क्वायर करने पर आता है। और केसी की वैल्यू इसने क्वेश्चन में H2I2 वाले के लिए केसी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9। तो यहां पर 9 का स्क्वायर करूंगा, क्या 81 आंसर आ जाएगा क्या? सिंपल सा क्वेश्चन है, जो स्टोइकियोमेट्रिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन को लिखने के तरीके पे और उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों पे डिपेंड करता है। तो इसलिए अगर रिएक्शन में आपने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज किए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज होगा, और वो कैसे जाएगा? पावर में जाता है। तो यहां पर हमने कंपेयर करके देखा कि इस पुराने वाले का स्क्वायर करने से आ जाता है, तो 9 का स्क्वायर किया, 81 इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे। निम्नलिखित में से कौन डिस्प्रपोर्शनेशन, डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है बेटा? एक ही स्पीशीज का ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, एक ही स्पीशीज का ऑक्सीकरण भी हो अपचयन भी हो। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने नोट्स में हाईलाइट करके लिखी थी, क्या? कि अगर कोई स्पीशीज अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है या लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं जाती।
तो इनमें से देखो ClO4 माइनस में क्लोरीन +7 में है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये किसी भी सूरत में डिस्प्रोपोर्शनेटेड नहीं जाएगा। क्लोरीन हेलोजन है, तो हेलोजन -1 से +7 तक टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखती है इसकी, तो या तो इस सब में से कोई -1 हो, किसी में भी नहीं है, या फिर +7 हो, तो +7 देखते ही आपने कर दिया कि सर ये असमानुपातन नहीं जाएगा, क्योंकि असमानुपातन में इसका ऑक्सीकरण भी होना चाहिए, तो 7 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो हाईएस्ट में, इसलिए इसका असमानुपातन नहीं होगा। तो असमानुपातन केवल उन्हीं स्पीशीज का होता है जिसका हाईएस्ट या लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में वो नहीं हो, ताकि उसका ऑक्सीडेशन भी हो जाए और उसका रिडक्शन भी हो जाए। तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। आगे आ जाएंगे। यस, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, क्लास में स्टार डाल के मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिखा हुआ क्वेश्चन। ये रिएक्शन, ये बताओ अंधकार, हमने बार बार कहा था, क्या ये यूवी लाइट में? नहीं। तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन कौन सी हो गई है? ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर ये 6Cl2 नहीं होते तो मैं क्या करता, बेंजीन का एक H हटा के उसकी जगह क्या लगा देता, एक Cl लगा देता। पर क्योंकि यहां पर 6Cl2 है, तो ये आधिक्य में हो गया एक्सेस, तो हर में से जितने भी H है, हर कार्बन पर H हटा के Cl लगा दो, तो क्या बन गया, हेक्साक्लोरोबेंजीन। फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर, हेक्साक्लोरोबेंजीन सही उत्तर है। चले आगे, आगे आइए। यस, एल्कीन HBr के साथ क्या परऑक्साइड है यहां पर? नहीं है, तो रिएक्शन कैसे जाएगी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्कीन और एल्काइन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी होती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। पीवाईक्यू सीरीज में भी हमने किया था, तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल। चलो, कौन सा कार्बाइड जल अपघटन करने पर, नोट्स में से उठाया हुआ क्वेश्चन है, जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूं, आई होप क्वेश्चन देखते ही आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई होगी कि ऐसा का ऐसा पेपर जो है वो क्लास नोट्स में से, कॉपी में से पेपर उतर के आया है। तो यहां देखिए आप, कार्बाइड जल अपघटन करने पर एसिटिलीन, तो हमने देखा था बेरिलियम कार्बाइड और एल्यूमिनियम कार्बाइड, ये तो वाटर से रिएक्शन करके मेथेन बनाते हैं, लेकिन कैल्शियम कार्बाइड को पानी से रिएक्शन कराऊं तो ये इथाइन बनाएगा, एसिटिलीन, इसी को अपन एसिटिलीन बोलते हैं, कैल्शियम कार्बाइड। और अगर मैग्नीशियम कार्बाइड ले लेता मैं तो प्रोपाइन बनता। क्लास में कर रखा है अपने सारे कार्बाइड का एग्जांपल, तो इसका मतलब सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर, कैल्शियम कार्बाइड। तो प्यारे बच्चों, 2026 सेकेंड ग्रेड साइंस में एक बार फिर इतिहास रचा है, और 40 के 40 क्वेश्चन कॉपी में से हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। 2011 से लेके 2026 तक, अभी तक हर बार आपके विश्वास और आपके सद्भावना कहूं, आपके प्यार, आपका सम्मान, वो ठाकुर जी ने उसकी लाज रखी है, और कॉपी के बाहर आपका पेपर नहीं गया है। आई होप आपका इस बार सिलेक्शन हो, क्योंकि पेपर बहुत अच्छा है। अच्छा, एक क्वेश्चन में शामिल नहीं कर पाया, जिसमें वो था कि सॉरी, उसका प्रिंट नहीं ले पाया, कि कौन से विटामिन की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है, तो वो विटामिन सी है, उसको केमिस्ट्री में नाम क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड, तो उसका एस्कॉर्बिक एसिड नाम है। तो आई होप कि आपको केमिस्ट्री पढ़ के ठीक लगा हो, क्योंकि हम सर के पास आए, हमने पढ़ा, जो वेस्टेज नहीं गया, हमारी मेहनत खराब नहीं गई, हमारे दिन खराब नहीं हुए। तो गॉड ब्लेस यू, आगे भी उम्मीद रखते हैं कि इसी तरह से मेहनत करेंगे साथ मिलकर, तो फिर से अगले पेपर को और भी अच्छे से क्लियर करेंगे। तो पूरा का पूरा पेपर कॉपी में से है। गॉड ब्लेस यू। सिलेक्शन के बाद वापस से फिर से मुलाकात करेंगे गेट टुगेदर के लिए। गॉड ब्लेस यू।